क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है? मोसाद ने अमेरिकी एजेंसियों को वो कौन सी सीक्रेट जानकारी दी है जिसके बाद अमेरिका में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं? इसके अलावा चीन ने भारत की शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस बैटरी को निशाना बनाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कटाक्ष यह है कि चीन ने रियल वॉर को भी वीडियो गेम समझ लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज के बड़े अपडेट्स भी बता दें आपको। नई बात यह पता चली है कि चढ़ावे का पैसा ब्याज पर दिया जाता था। शेयर बाजार में भी निवेश किया गया है। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट पर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर अपना प्रत्याशी बदल दिया? अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस क्यों लिया, इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और फ्रांस ने मोरक्को की टीम को हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, तो पेरिस से लंदन तक हिंसा वाला के बवाल का चैप्टर क्यों खुला? ग्लोबल फिक्र में ये वीडियो फाइल भी देखेंगे। लेकिन पहले किल ट्रंप प्लान को आइए डिकोड करते हैं। आज ग्लोबल फिक्र में फोकस दुनिया के दो ताकतवर लीडर्स पर है। इनमें से एक सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरा उस सुपर पावर देश से जंग लड़ रहे मुल्क का सुप्रीम लीडर है। डोनाल्ड ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई दोनों से जुड़ी नई खबर यह है कि दोनों अपने अपने दुश्मनों के निशाने पर हैं। मुश्तबा मोसाद का टारगेट नंबर 1 है। एक्सपर्ट्स को आशंका है कि मुश्तबा को मारने के लिए मोसाद को 11 जुलाई यानी कल का इंतजार है। 11 जुलाई ही क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वहीं मुश्तबा का टारगेट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ट्रंप ने यह डर खुद एक दिन पहले एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से जताया है। लेकिन इससे जुड़ा आज का डेवलपमेंट क्या है जिसने वॉशिंगटन डीसी तक की चिंता बढ़ा दी है? हम बारी बारी से दोनों वर्ल्ड लीडर्स से जुड़ी ये बिग न्यूज आपको देने वाले हैं। पहले बात प्रेसिडेंट ट्रंप की कर लेते हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जा चुका है। वहां 2 दिन से लगातार आक्रोशित भीड़ वी विल किल ट्रंप के नारे लगा रही है। इसी से जुड़े पोस्टर और बैनर सड़कों पर लहराए जा रहे हैं। इन नारों पर ईरानी संसद के स्पीकर कालेबाफ का दावा है कि ईरान की जनता अमेरिका इजराइल से अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है। IRGC से जुड़े खत्मुल अनबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने ऐलान किया कि ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेगा। उनकी हत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, तेहरान उन्हें सजा देगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक खुली किताब जैसा है। पहले नंबर पर नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का और दूसरे नंबर पर इजराइल के PM बेंयामिन नेतन्याहू हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त बमबारी में ही 28 फरवरी को अयातुल्लाह अली खामेनेई को उनके घर में मारा गया था। ईरान का कहना है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की हत्या को कभी नहीं भूलेगा। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का क्या दावा सामने आया, वो भी आप सुन लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास खुफिया जानकारी है, जिसके अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा है। इजराइल ने इस संबंध में अमेरिका के साथ सीक्रेट इनपुट्स भी साझा किए हैं। मोसाद ने ये इंटेल गुरुवार यानी कल शेयर किया और कल ही ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं। उन्हें खुद को निशाना बनाए जाने का डर अमेरिका के सबसे सुरक्षित प्लेन एयरफोर्स 1 में भी लग रहा है, जिसमें सवार होकर अमेरिका के राष्ट्रपति जब चाहे तब दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर तबाही ला सकता है। लेकिन ट्रंप को लगता है कि ईरान के किलर्स इस विमान तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन से अमेरिका लौटते समय जहां एक तरफ पत्रकारों से ये कहा कि मुझे कुछ हुआ तो आप सब भी मारे जा सकते हैं, वहीं कतर की तरफ से गिफ्ट किए गए एयरफोर्स 1 जेट की बजाय पुराने विमान में सफर करना ज्यादा उचित समझा। यहां तक कि उन्होंने एयरफोर्स 1 के अंदर खिड़कियों पर लगे पर्दे तक ढक दिए थे। इस पर बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया कि अचानक से बदलाव अत्यधिक सावधानी रखते हुए किया गया। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या यहाँ भी दूसरा कोई पहलू है जो इजराइल की मंशा से जुड़ता है? क्योंकि मोसाद जहां एक तरफ ये दावा कर रहा है कि उसके पास ट्रंप की हत्या वाली साजिशों से जुड़े सीक्रेट इनपुट्स हैं, वहीं इस दावे पर अमेरिकी अधिकारियों का यह भी मानना है कि इजराइल शायद ईरान के खिलाफ ठंडी पड़ चुकी अमेरिकी सेना की कार्रवाई को सुलगाना चाहता है। तो क्या इजराइल आग में घी डालने का काम कर रहा है? इजराइल की मंशा नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि इसी रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को कैंसर बताया, कैंसर को जड़ से काट देने वाला बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कल ही ट्रंप से फोन पर बात की है।
इसके बाद खबर यह भी आई है कि इजराइल के 100 फाइटर प्लेन ईरान पर बम वर्षा के लिए रेडी टू अटैक मोड में हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए किसी भी समय तैयार है और नेतन्याहू ने फोन पर ही ट्रंप को पूरा वॉर प्लान बताया है। उनसे तेहरान पर हमले की इजाजत मांगी है। एक बार इस पूरे घटनाक्रम पर यह न्यूज रील देखते हैं, फिर आपको मुश्तबा को लेकर ईरान का 11 जुलाई वाला खौफ भी बताएंगे। ईरान की नज़र में ट्रंप आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या के अलावा कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए भी जिम्मेदार हैं। 2020 में कासिम सुलेमानी को ट्रंप का आदेश मिलने पर ही मारा गया था। ईरान आयतुल्लाह अली खामेनी और कासिम सुलेमानी दोनों की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की बात कई बार कह चुका है। लेकिन क्या इस समय मुश्तबा खामेनी को भी हत्या का डर सता रहा है? ये क्या स्टोरी है? मुश्तबा को लेकर ईरान की कौन सी फिक्र इस समय बढ़ी हुई है? अब ये फाइल भी खोल लेते हैं। इसकी शुरुआत आयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक किए जाने वाले कार्यक्रम से होती है, जहां उनके 3 बेटे शामिल हुए, लेकिन चौथे बेटे मुश्तबा खामेनी नहीं आए। मुश्तबा इससे पहले अपनी पत्नी की शोक सभा में भी नहीं गए थे। दोनों ही बार ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल से खतरा है, लेकिन अब खबर है कि मुश्तबा खामेनी 11 जुलाई को दुनिया के सामने आ सकते हैं। पिछले 4 महीने से उनके बारे में जो मिस्ट्री बनी है, वो किस हाल में है, वो कहाँ हैं, इन सवालों का जवाब शायद मिल सकता है। असल में ईरानी मीडिया के मुताबिक कल यानी 11 जुलाई को मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे, क्योंकि 11 जुलाई को उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनी की श्रद्धांजलि सभा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व खुद मुश्तबा खामेनी कर सकते हैं। ये श्रद्धांजलि सभा कुम शहर में आयोजित की जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फरवरी 2026 के बाद ये पहली बार होगा जब मुश्तबा खामेनी सार्वजनिक तौर पर नजर आएंगे। लेकिन अब यही उनके लिए खतरे की बात भी है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने पिछले हफ्ते ही ये कहा था कि मुश्तबा इजराइल के रडार पर हैं। 4 जुलाई से खामेनी की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी। मोसाद के एजेंट्स की नजरें तभी से इस यात्रा में मुश्तबा को ढूंढ रही हैं। पश्चिमी मीडिया में पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुश्तबा पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की तरह ही हमला हो सकता है। यानी कल का दिन ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत बड़ा है। वैसे भी ट्रंप और नेतन्याहू का फाइनल टारगेट यही है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो, उनके मन मुताबिक कठपुतली सरकार बने, और जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा जिंदा हैं, ये सपना पूरा नहीं होगा। इस खबर में हम आपको इस साल का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो चीन से आया है। ये यूं समझिए कि चीन की सेना ने इसे जारी किया है। वही चीन जो अपनी साजिश, चालबाजी और प्रोपेगेंडा के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, जिसकी आंखों में विस्तारवाद के सपने और दिल में दूसरे देशों की जमीन हड़पने का मंसूबा रहता है। अब उस चीन ने भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के इरादे से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ये रहा वो वीडियो, इसे ध्यान से देखिए। चीन की लंबी दूरी की PCL-191 रॉकेट अपने लॉन्चर से निकलते हैं और भारत के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर देते हैं। वीडियो में मिसाइलें भी उड़ती हैं, रॉकेट बरसते हैं और आखिर में भारत का S-400 ध्वस्त होता हुआ दिखाया जाता है। वीडियो इस तरीके से बनाया गया जिससे देखने वाले को लगे कि चीन ने भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार को तोड़ने का तरीका खोज लिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में चीन को पता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है। इसलिए S-400 को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करके वो भारतीय सेना के मनोबल को टारगेट करना चाहता है। लेकिन इंडियन आर्मी की ताकत और उसका मनोबल कितना मजबूत है, ये चीन की सरकार ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि चीन ने जो वीडियो जारी किया उसमें PCL-191 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को दिखाया गया। चीन का दावा है कि उसका ये सिस्टम 350 से 500 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है और एक साथ बड़ी तादाद में गाइडेड रॉकेट बरसा सकता है, जिनके आगे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे सकता है। चीन का तर्क है कि अगर एक साथ बड़ी संख्या में प्रिसीजन रॉकेट दागे जाएं तो S-400 का रडार और इंटरसेप्शन सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। सुनने में ये रणनीति प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन असली युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है युद्ध, कैमरे के सामने नहीं। आपको बता दें कि अपनी इसी तरह के कई हथियारों को चीन ने पाकिस्तान की सेना को बेचा था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया,
क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई के बारे में दुनिया को पहले से पता था और इस बार चीन के कबाड़ हथियारों का इस्तेमाल करके उसने जिनपिंग की सरकार और उनकी खोखली सामरिक ताकत को भी एक्सपोज कर दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अकेले नहीं था, पीछे से चीन उसकी पूरी मदद कर रहा था। लाहौर में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तैनात था, जो भारत की मिसाइलों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना की ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन्स के आगे उसका दम निकल गया। जिस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन को घमंड था, उसे इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से मिली कई PL-15 मिसाइलें भी भारत की तरफ दागी थी, लेकिन उन सब मिसाइलों का मलबा पंजाब के खेतों में मिला। तस्वीरें याद होंगी आपको। और तो और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमलों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए सैकड़ों ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन सबको हमारे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चीन के हथियारों पर तो S-400 इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। उस संघर्ष में भारतीय सेना ने S-400 का इस्तेमाल करीब 300 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट को हिट करने के लिए किया था। वो था पाकिस्तान का AWACS यानी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पाकिस्तान के आसमान से भारत की जासूसी कर रहा था। S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाकर इसे नष्ट किया और इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की आंख और कान भी बंद हो गए थे। आज आपको वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद दिया वो बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में S-400 ने क्या भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अयोध्या। राम मंदिर की न्यूज फाइल खोलते हैं, जहां आज भी काफी हलचल रही। चोरी का कनेक्शन शेयर मार्केट तक पहुंच गया। सूदखोरी की बात भी सामने आ रही है। आज CM योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी हमले किए। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाली नई स्टोरी बताई, जिस पर यूपी का सियासी माहौल काफी गर्म है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद आज पहली बार अयोध्या गए। उन्होंने रामलला और हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। फिक्र में राम मंदिर की अलग अलग थ्योरी और स्टोरी पर हमने आज भी खबरों की एक पूरी फाइल तैयार की है। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि अभियुक्तों ने चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा और शेयर बाजार में निवेश किया। बड़ी खबर यह भी है कि काउंटिंग टीम के 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि निर्मोही अखाड़े के महंत को VIP पास वाला अधिकार दिया गया है। एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रस्ट से छुट्टी के बाद चंपत राय का रसूख अब भी बरकरार है। राम मंदिर के लिए नए CEO की भी तलाश चल रही है, जिसकी योग्यता को लेकर काफी चर्चा है। लेकिन सबसे पहले बात चढ़ावा चोरी के शेयर बाजार कनेक्शन की करते हैं। चढ़ावा चोरी में शामिल चोर इतने शातिर थे कि वो सिर्फ रकम नहीं लूट रहे थे, बल्कि चढ़ावा चोरी से हुई इनकम को कैसे डबल या ट्रिपल किया जाए, इसमें भी वो दिमाग लगा रहे थे। दान के पैसों को कैसे और कहां निवेश किया जाए, इसका भी वो खास ध्यान रखते थे। आस्था की लूट से वो कैसे मुनाफा कमा रहे थे, ये खुद उन्होंने कबूल किया है। पूछताछ के दौरान अयोध्या पुलिस को पता चला कि चुराए गए रुपयों का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया था। इसके अलावा ब्याज पर भी उधार दिया गया था। आपको उन चेहरों के बारे में बताते हैं जो इस खेल के मास्टरमाइंड थे। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला ने चोरी किए गए रुपयों को शेयर बाजार में लगाया। इसके अलावा चोरी की रकम का कुछ हिस्सा उधार देकर ब्याज भी कमा रहे थे, यानी शेयर से भी कमाई और ब्याज से भी कमाई, मुनाफा ही मुनाफा। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्तों ने दान की राशि अपने करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच भी बांटी और बाद में लेन देन छिपाने के लिए रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली, ताकि किसी को शक ना हो। अयोध्या पुलिस में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए किए गए थे। 9 जुलाई की सुबह पुलिस अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा को उसके घर पर ले गई और करीब 20 मिनट तक तलाशी चली। इस दौरान उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। इसी तरह 8 जुलाई को लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को उनके घर पर ले जाकर तलाशी ली गई थी। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प, लवकुश और करुणेश के घरों से नोटों के बंडल, झुमके और लॉकेट सहित सोने के आभूषण और एक कार बरामद की गई। हालांकि पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि कितनी नकद बरामद हुई है और सोने के आभूषण के अलावा कार किसके घर से मिली है।
अनुकल्प मिश्रा के नाम पर 1 एकड़ की जमीन है, जिस खरीद से जुड़े दस्तावेज बरामद हो गए। दस्तावेजों के अनुसार ये जमीन करीब 7 लाख में खरीदी गई थी, जिसकी मौजूदा कीमत कई गुना अधिक है। चढ़ावा चोरों ने ब्याज और शेयर मार्केट से कितना पैसा बनाया, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन आज अयोध्या से इस्तीफे की खबर भी ट्रेंड कर रही है। चढ़ावा काउंटिंग टीम से एक साथ इतने इस्तीफे हुए, जिसने मंदिर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि लोगों ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। चढ़ावा काउंटिंग में लगे 20 से ज्यादा कर्मियों ने एक साथ काम क्यों छोड़ दिया। इनका आरोप है कि मंदिर में उनका काम बढ़ गया, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इसका पहला असर यह हुआ कि अब गणना टीम में 15 से 16 लोग ही बचे हैं। दूसरा असर यह हुआ कि अब 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की गिनती हो पाएगी, क्योंकि लोग कम हो गए हैं। पहले सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में गिनती होती थी। फिलहाल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काउंटिंग होगी, यानी काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक जब तक नए लोग टीम में शामिल नहीं होते, तब तक यही व्यवस्था रहेगी, यानी बचे हुए गणना कर्मियों पर वर्कलोड अब बढ़ेगा। चढ़ावा कांड की जांच के दौरान वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट का पर्दाफाश हुआ था, जिसका सरगना चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव एंड टीम को बताया गया। इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब वीआईपी पास जारी करने का अधिकार ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास के पास चला गया है। उनके नाम की आईडी सिस्टम में एक्टिवेट की गई है। अब सिर्फ उन्हीं की सिफारिश पर तो सुगम दर्शन और विशिष्ट दर्शन के लिए पास जारी हो सकेंगे। ट्रस्ट से छुट्टी के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई थी, यानी इनके नाम से अब ऐसे पास जारी नहीं होंगे। सूत्रों से पता चला था कि इन्हीं की आईडी के जरिए टिन्नू वीआईपी पास जारी करके श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठता था और ये नेटवर्क होटलों से लेकर होम स्टे तक फैला हुआ था। नियम के मुताबिक वीआईपी दर्शन पास के लिए ट्रस्टी की सिफारिश जरूरी है, जो अभी सिर्फ एक सदस्य दिनेंद्र दास के पास ही है। दिनेंद्र दास जिस निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, उस अखाड़े का राम मंदिर की लड़ाई से सैकड़ों वर्ष पुराना नाता रहा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़े ने 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की थी। इस याचिका में राम जन्मभूमि वाले स्थान के चबूतरे पर छत्र बनवाने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। आजाद भारत के इतिहास में जब अदालती लड़ाई लड़ी गई, तब भी इसमें निर्मोही अखाड़ा पक्षकार रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये अखाड़ा राम मंदिर की लड़ाई का हिस्सा रहा। मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। वीआईपी पास तो पहले चल रहा था। इसका जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू यादव, ये तो इसका तो ठेका बन गया था। हर गेस्ट हाउस में और हर होटलों में 500 रुपया, 2000 रुपया और जो है जैसे जैसे ग्राहक मिलते थे उसी के हिसाब से वो पास बनता था उनका। और हमें तो ये भी समाचार आया है कि उनका जो प्रोटोकॉल था वो भी बंद कर दिया गया है और साधारण आदमी की तरह आएंगे जाएंगे अगर जाना होगा। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है। सहज सी बात है, जब व्यक्ति पद से मुक्त किया जाता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो उसी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी जब इस्तीफा दे दिए हैं और स्वीकार हो गया है, तो सहज सी एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत पास का उनका अधिकार उनसे लिया गया है। चढ़ावा कांड के बाद राम मंदिर ट्रस्ट और व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या चंपत राय का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है? क्या अयोध्या राम मंदिर में अब उनकी चलती के दिन चले गए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आगे जो हम आपको बताएंगे उससे आपको इन प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा और भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ अहम नियुक्तियां हुई। बैंक खातों के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति बनी। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नेतृत्व में बनी इस कमेटी में जगदीश आफले और चंदन राय शामिल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय लंबे समय से ट्रस्ट से जुड़े हैं और चंपत राय के माध्यम से ही ऑडिट और दूसरे काम देखते आए हैं। वहीं जगदीश आफले चंपत राय के सहयोगी के रूप में मंदिर प्रबंधन के अलग अलग काम में सक्रिय रहे हैं। अगर वीआईपी दर्शन पास जारी करने वाले ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास की बात करें तो वो भी चंपत राय के करीबी माने जाते हैं।
रामधन लूट कांड में वो लगातार चंपत राय के समर्थन में बोलते रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में भी उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे का विरोध किया था। दोनों के अच्छे संबंध माने जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही चंपत राय का इस्तीफा हो गया, ट्रस्ट से उनका औपचारिक नाता टूट गया, लेकिन मंदिर प्रबंधन में उनका प्रभाव और रसूख अब भी बरकरार दिख रहा है। न केवल बैंक खातों के संचालन की जिम्मेदारी चंपत राय के 2 विश्वस्त को सौंप दी गई, बल्कि विशिष्ट दर्शन पास देने का अधिकार भी उन्हें ही मिला जो चंपत के समर्थक हैं। राम मंदिर प्रशासन और प्रबंधन को पहले से ज्यादा चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए नियुक्तियों का दौर चल रहा है। एक सीईओ की भी तलाश है। जल्द नाम की घोषणा होने की संभावना है। ट्रस्ट का मानना है कि नए सीईओ के आने से कामकाज और व्यवस्थित होगा, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन तय की गई है वो इंटरेस्टिंग है। सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई है, जिसके मुताबिक इस पद के लिए डिग्री से ज्यादा राम भक्ति जरूरी है। भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति सेवा का भाव और राम भक्तों के लिए सम्मान होना चाहिए। यानी राम मंदिर का सीईओ बनने के लिए सिर्फ पेशेवर क्षमता और डिग्री पर्याप्त नहीं है। कमेटी का मानना है कि ऐसे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट तो चला सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं। इसलिए कुछ विशेष पैमाने तय किए गए हैं। राम मंदिर में पहली बार सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन चढ़ावा प्रबंधन के साथ वित्तीय व्यवस्था भी देखेगा। मंदिर परिसर में तैनात करीब 2500 कर्मचारियों की निगरानी भी सीईओ के जिम्मे होगी। कर्मचारियों के बीच समन्वय, ड्यूटी प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने में प्रमुख भूमिका होगी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के रखरखाव तक की जिम्मेदारी संभालेंगे। नए पद से मंदिर की व्यवस्था अधिक पारदर्शी, पेशेवर और जवाबदेह बनाने का लक्ष्य है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी बेहतर प्रबंधन के लिए इस पद की सिफारिश की गई थी। सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। वैसे विपक्ष ने इस मामले में आज से नई राजनीति शुरू की है। कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी पीएम के नाम चिट्ठी के साथ देश भर में सिग्नेचर कैंपेन चलाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ के साथ इस मुहिम की शुरुआत होगी। विपक्ष के हमलों पर यूपी के सीएम ने कहा कि इनकी पीड़ा यह है कि राम मंदिर बना कैसे। इन्होंने तो हमारी अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहन और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। Prime Minister is keeping silence. Why not Prime Minister is reply the question by the Congress or the people of India? Why Prime Minister is silent on this issue? Why are you not putting an inquiry under the supervision of Supreme Court? Why not? Because you want to protect the clear people who done this चोरी। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ईमानदार जांच होनी चाहिए, जल्दी पूरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और 2026 का सूर्यास्त होने के पहले सब दोषी लोग अपना दंड भुगतने के लिए जेल में नजर आए। चढ़ावा चोरी पे कुछ नहीं बोले, चंदा चोरी पे कुछ नहीं बोले, जबकि आज करोड़ों करोड़ों की जवान पर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी करोड़ों लोगों की जवान पे है, उस पर इनके मुंह में ताला बंद रहा। चढ़ावा चोरी कांड के बाद आज सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने 2003 की एक घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए।
उन्होंने 23 साल पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का दावा करते हुए विपक्ष की सियासी फिक्र बढ़ाने की कोशिश की। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? चढ़ावा चोरी कांड पर विपक्ष आक्रामक है तो अब हनुमान के जरिए सीएम योगी ने एक पुरानी घटना का दावा करते हुए काउंटर अटैक किया। कार सेवकों पर गोली चलवाने का जिक्र तो वो पहले भी करते रहे हैं और अब हनुमानगढ़ी और नमाज की चर्चा करके उन्होंने विपक्ष को एक नया चैलेंज दिया है। 2003 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास की उनसे करीबी थी। दावा किया गया कि सामाजिक सौहार्द के नाम पर नमाज वाली पहल की गई, जिसका विरोध उस समय संतों ने भी किया था। महंत धर्मदास तो उस वक्त अदालत पहुंच गए और कोर्ट ने 2005 में हनुमानगढ़ी में किसी भी गैर हिंदू गतिविधि पर रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर हमने महंत धर्मदास से भी बात की। योगी के नमाज वाले चैलेंज पर यूपी में कैसे राजनीतिक बयानों की फायरिंग हुई, ये भी आपको सुनना चाहिए। तथाकथित जो अगर नेता भय सपा के, तो उन लोगों ने कुछ यहाँ पर चाहे कि किस तरह से एक हमारा पेपर में, पत्रिका में हम लोग नाम हो जाए। इन लोगों ने ऐसा कृत्य करने की कोशिश किया, उस पर हम मुकदमा किए और डिस्ट्रिक्ट जज में यहाँ से आर्डर भया कि कोई भी हनुमानगढ़ी के एरिया, वहाँ पर कोई भी गैर हिंदू कार्य नहीं हो सकता। ऐसे लोग लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पर कुठाराघात करते रहते हैं और राम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे आपसी कुछ खराब हो। और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो ये सब जो है ना, सब राजनीतिक चालें और कुछ नहीं। उन हवाई बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। अब आपको बिहार लेकर चलते हैं। वहां बांकीपुर सीट पर आज बीजेपी के अंदर ही एक अलग तरह की कशमकश देखने को मिली। नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले बांकीपुर सीट से पार्टी के विधायक थे। बाद में जब उन्हें दिल्ली आना पड़ा तो उसी समय से ये सीट खाली है। अब इस पर 30 जुलाई को उपचुनाव होंगे और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने इसी हफ्ते मंगलवार को अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया था। कल उन्होंने अपना नामांकन भी पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ भरा। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। लेकिन आज उन्होंने अचानक अपना नामांकन वापस लेकर हर किसी को चौंका दिया। इस संबंध में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक चिट्ठी लिखी। पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ पाने में असमर्थता जताई। इसके कुछ देर बाद खबर आई कि बीजेपी ने अब उनकी जगह बांकीपुर सीट से नीरज कुमार सिन्हा को एनडीए समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है। एक्स पर यह जानकारी खुद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने भी दी। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर एक व्यक्ति के मन में उठ सकता है। सवाल यह है कि अभिषेक कुमार के नामांकन भरने और 24 घंटे के अंदर ही वापस लेने का कारण क्या सिर्फ पारिवारिक है या वजह कुछ और है जो बिहार बीजेपी के बंद कमरे तक सीमित है। हमारे पास इससे जुड़ी इनसाइड स्टोरी है, लेकिन पहले सुनते हैं नामांकन वापसी पर अभिषेक कुमार का बयान। मैं
पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूँगा। सियासत में पासा कब पलट जाए, कुर्सी मिलते मिलते नेता कब उससे अचानक दूर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और जहां तक बात बांकीपुर सीट पर सस्पेंस की है, तो हमारे पास इससे जुड़ी इनसाइड स्टोरी है। असल में ये पूरा खेल बिहार बीजेपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष में तनातनी पर आधारित है। सूत्रों से खबर यह है कि अभिषेक कुमार ने अपनी इच्छा से सीट नहीं छोड़ी है, बल्कि बीजेपी ने उन्हें नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया है। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि अभिषेक कुमार नितिन नवीन के करीबी हैं, लेकिन उनके माता पिता चारा घोटाला के मामले के सजायाफ्ता हैं। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन के मैनेजर थे। चारा घोटाला के मामले में सीबीआई ने जांच में ये पाया था कि वो सरकारी खजाने से फर्जी तरीके से पैसे निकालने और वित्तीय अनियमितताओं के मुख्य अभियुक्तों में से एक थे। इस फर्म की प्रोप्राइटर और अभिषेक बंटी की मां चंचला सिन्हा भी इस पूरे फर्जीवाड़ा और चारा घोटाले की साजिश में बराबर की भागीदार थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने बंटी के माता पिता को दोषी करार देते हुए 2 साल के सश्रम कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इससे जुड़े सभी कागजात आरजेडी खेमे से होते हुए बांकीपुर से जनस्वराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर के पास भी मौजूद हैं। प्रशांत किशोर इसका खुलासा नामांकन की तारीख समाप्त होने के बाद करने वाले थे, लेकिन इसकी भनक बीजेपी खेमे को पहले ही लग गई। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी पहले से ही अभिषेक कुमार बंटी की उम्मीदवारी से खुश नहीं थी। पिछले दिनों बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें चयनित जो 3 नाम दिल्ली में आला कमान को भेजे गए थे, उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन बिहार बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी के रिश्तेदार से जुड़े ये कागजात दिल्ली पहुंचा दिए। आला कमान को बताया गया कि चारा घोटाले के आरोपी के परिवार से जुड़े बीजेपी उम्मीदवार का मुद्दा बांकीपुर में महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर हो रहा है। लिहाजा बीजेपी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख का सवाल है, जिसके बाद दिल्ली से ही प्रत्याशी बदलने का फरमान आ गया और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को नया प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन अब बिहार में इस बदलाव पर सियासत हो रही है। आरजेडी कांग्रेस से लेकर जनस्वराज पार्टी तक बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। बांकीपुर से ही जनस्वराज प्रत्याशी प्रशांत कुमार ने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गया है। यहाँ की जनता से डर गए, इस घबराहट से डरे हैं कि जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, आज वहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार बदला जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी। इसको बर्दाश्त बांकीपुर नहीं करेगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में इतना अंतर कला है, इतना द्वंद्व है, वो डिसीजन कर ही नहीं पाते कि उनका प्रत्याशी कौन जीत सकता है। बिहार में बांकीपुर की तरह मध्य प्रदेश के दतिया में भी विधानसभा उपचुनाव है। आज बीजेपी ने यहां से भी उम्मीदवार का ऐलान किया, लेकिन जो नाम सामने आया उसके बाद सब लोग हैरान रह गए। इस सीट पर बीजेपी ने आज अपने एक बड़े नेता को सरप्राइज दे दिया। दतिया से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, इसलिए वो पहले से अपने चुनाव प्रचार में जुट गए थे, लेकिन पार्टी के फैसले से आज वो भी चौंक गए होंगे। आशुतोष तिवारी बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। पार्टी ने टिकट भले ही आशुतोष तिवारी को दतिया के मैदान में उतारा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा नरोत्तम मिश्रा की ज्यादा हो रही है। 6 बार के विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने क्षेत्र में कई चुनावी सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए। यहां तक कि उन्होंने 8 जुलाई को अपना नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि वो आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीजेपी आलाकमान ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगाकर सबसे ज्यादा उन्हें ही सरप्राइज दिया है। जिस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है, तो बीजेपी उम्मीदवार को नरोत्तम मिश्रा से पूरा सहयोग मिलने का भरोसा है।
दतिया सीट के कांग्रेस विधायक को बैंक घोटाले में सजा हुई, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म होने से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनसे मदद लेंगे आप चुनाव में? स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक हैं, वो अभिभावक हैं। नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें फॉर्म तक खरीद लिया था अपना, लेकिन चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है, कई गुट बने हुए हैं। और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को जिस तरह से सरप्राइज दिया गया, उसको लेकर उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। और बात करते हैं उस आग की जो E20 फ्यूल पर लगी है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से विमर्श और विवाद की ऐसी लपटें उठेंगी, इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं था। इस वक्त E20 देश में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें लोगों का गुस्सा है, सरकार पर गंभीर आरोप हैं और सारे विवाद के बीच विपक्ष के सियासी माइलेज बढ़ाने की कोशिश भी है। आज इस पर हमने आपके लिए एक आसान भाषा वाली फाइल तैयार की है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे प्रश्न पत्र से करते हैं जिसमें आम जनता के सवाल हैं और जवाब सरकार से मांगे जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि जनता से पूछे बिना और भरोसे में लिए बिना 100% पेट्रोल का विकल्प छीनकर E20 फ्यूल पूरे देश पर क्यों थोप दिया गया। दूसरा सवाल, कई दावों के अनुसार जब एथेनॉल की खरीद लागत पेट्रोल से भी ऊपर जा चुकी है, तो सस्ते ईंधन वाले तर्क कहां टिकते हैं। अगला प्रश्न, E20 के नाम पर क्या मिलावटखोरों को खुली छूट मिल गई है और इसकी जांच का जिम्मा किसका है। एक प्रश्न ये भी है कि जब नीति आयोग ने खुद माना था कि एथेनॉल रबर होज, सील और गैस्केट को कमजोर कर सकता है, कुछ पार्ट्स के खराब होने की बात है, तो E20 फ्यूल क्या पुरानी गाड़ियों के लिए धीमा जहर नहीं है। सरकार ने माना है कि E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में गिरावट 3 से 5% तक आ सकती है, लेकिन सड़क पर पुरानी गाड़ी चलाने वाले लोग 20 से 30% गिरावट का दावा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि सच्चा कौन है, प्रयोगशाला या जनता। लोग सरकार से यह भी पूछ रहे हैं कि देश की करोड़ों पुरानी गाड़ियों पर E20 का असर जानने के लिए क्या कोई स्वतंत्र और लंबी अवधि की जांच कराई गई, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो डेटा जनता से क्यों नहीं शेयर किया गया। और प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ये भी है कि अगर E20 से गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब हुआ तो खर्च और जिम्मेदारी कौन उठाएगा, सरकार, तेल कंपनियां या फिर वही आम आदमी जो शिकायत कर रहा है। इन सवालों में लोगों की चिंताएं हैं, गाड़ी खराब होने का डर है। कई वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि सरकार ऐसे वीडियो को सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन इस दावे के बीच सरकार का एक ऐसा बयान आया है जिससे E20 वाले विमर्श की आग और तेज हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि E20 से गाड़ी के माइलेज में कमी आ सकती है। उन्होंने बताया कि एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम है, इसीलिए E20 वाले पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी संभव है। वैसे उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि माइलेज का फर्क गाड़ी चलाने के तरीके और जगह पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक बात गडकरी ने फिर स्पष्ट की, E20 से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आती, और दावा किया कि एथेनॉल पर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। अब जब सरकार ने माइलेज की कमी वाली बात मानी है, तो लोग पूछ रहे हैं एथेनॉल युक्त पेट्रोल की कीमत वो क्यों चुकाएं। वैसे लोगों की इन चिंताओं के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसे सरकार के विरोधी उसका यू टर्न बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार एक ऐसे विकल्प पर विचार कर रही है जिसकी मांग लोग भी कर रहे हैं। खबर है कि पेट्रोल पंप पर आपको अब फ्यूल का विकल्प मिल सकता है, यानी 100% पेट्रोल का विकल्प मिल सकता है। सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसके बाद लोग गाड़ी में अपनी मर्जी का पेट्रोल भरवा सकेंगे। दावा है कि सरकार अब पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प देने पर विचार कर रही है। हालांकि किसी भी फैसले से पहले कीमत, मशीनों और जरूरी तैयारियों पर चर्चा होगी। वैसे E20 फ्यूल लागू करने से पहले भी सामान्य पेट्रोल का विकल्प बनाए रखने पर चर्चा हुई थी, लेकिन तब तेल कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए अब इस पर विचार हो सकता है। वैसे E20 वाले सवालों पर सरकार की ओर से कुछ जवाब आए हैं, जिस पर हमने फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। प्रश्न है, क्या E20 फ्यूल से गाड़ी के माइलेज में कमी आती है?
तो सरकार ने माना है कि माइलेज 3% से 5% तक घट सकता है। लेकिन उसका तर्क है इसके बदले मिलने वाले फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। E20 फ्यूल से इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है, पिकअप तेज होता है, साथ ही प्रदूषण कम होता है। एक प्रश्न ये है कि क्या इथेनॉल फ्यूल जल्दबाजी और बिना तैयारी के लाया गया? सरकार का जवाब यह है कि नहीं, ये सोची समझी और लंबी प्रक्रिया के बाद लागू हुआ। इस पर वर्षों तक वैज्ञानिक जांच और कई स्टेज के परीक्षण हुए। कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों से लंबा विमर्श किया गया और फिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया गया। प्रश्न है कि क्या E20 फ्यूल से गाड़ियों में खराबी आ रही है? इस पर सरकार का उत्तर है नहीं। E20 फ्यूल को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार का तर्क यह है कि मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों गाड़ियों की सर्विस की है, लेकिन किसी ने भी E20 से गाड़ियों में जंग लगने या खराबी आने की शिकायत नहीं की। कुछ लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल पर E20 के साथ E10 और सामान्य फ्यूल भी मिले, लेकिन सरकार का तर्क है कि भारत में अभी 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप मौजूद हैं, इसीलिए सामान्य पेट्रोल E10 और E20 से अलग विकल्प देना मुश्किल है, क्योंकि 3 तरह के अलग फ्यूल के लिए अलग टैंक और पाइपलाइन बिछाना महंगा और चुनौतीपूर्ण है। फिर में आइए अब जल्दी से 9 बड़ी खबरें भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। ये उनकी 3 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। असम सरकार ने बजट पेश करते हुए साफ कहा कि राज्य में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने वाले लोगों को सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी अगर बहुविवाह करते पाए गए तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक एक कार्यक्रम में पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाते या बजाते समय सही शब्द, लिपि, उच्चारण और शुद्धता का सख्ती से पालन किया जाएगा। इससे पहले 28 फरवरी को भी सरकार ने सभी राज्यों को यही आदेश दिया था। अपने यूजर नेम फीचर को लेकर व्हाट्सएप की कंपनी मेटा और टेलीग्राम ने अपने जवाब केंद्र सरकार को सौंप दिए हैं। सरकार ने दोनों को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि यूजर नेम फीचर के दुरुपयोग से साइबर क्राइम बढ़ सकता है। इस पर क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं? IT मंत्रालय अब मेटा और टेलीग्राम के जवाबों की समीक्षा कर रहा है। इसके बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। NIA ने 1996 के श्रीनगर हिंसा के मामले में 6 अलगाववादी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनमें शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के नाम शामिल हैं। इन पर एक आतंकी जनाजे में शामिल होने और पुलिस पर हमला करवाने का आरोप है। इन अभियुक्तों में गिलानी, लोन और याकूब वकील की मौत हो चुकी है। राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और स्टोरेज पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक करीब 5 लाख एनर्जी ड्रिंक्स की बोतलें जब्त कर ली हैं। ऑनलाइन डिलीवरी वाले प्लेटफॉर्म पर भी इनकी बिक्री बंद कर दी गई है। विभाग का कहना है कि ये ड्रिंक्स लोगों को गुमराह करने वाले झूठे दावे करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा कैफीन और चीनी होती है, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के 7 मामलों में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने हर मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, यानी कुल सिर्फ 3 महीने जेल होगी। हर मामले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की जेल अलग से होगी। राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। भारतीय सेना 1600 करोड़ रुपए में 840 घातक सुसाइड ड्रोन खरीद रही है। इनकी मारक रेंज 100 किलोमीटर है। इसका टेंडर टाटा एडवांस सिस्टम और निबे डिफेंस को मिला है। अगले 6 महीने में ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना की नई बनाई जा रही ड्रोन आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा। कल से भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम में नेवी में शामिल होगी।